अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म वैसे तो 12 अगस्त 2020 को रिलीज हुई थी, लेकिन जानवी कपूर की धड़क में परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो रही थी। बट टू माई सरप्राइज शी हैज डन एन अमेजिंग जॉब इन दिस मूवी। इस फिल्म का एक एक डायलॉग, एक एक एक्सप्रेशन उन्होंने इतने अच्छे से कैरी किया है कि आपको इस फिल्म से ऑलमोस्ट प्यार हो जाएगा। वैसे तो IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग 5.3 है आउट ऑफ 10, लेकिन अगर मुझे इस मूवी को रेट करना हो तो आई वुड रेट 8.5 आउट ऑफ 10। आप सब ये बात तो जानते ही होंगे कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन फिर भी फिल्म को थोड़ा सा ड्रामेटिक दिखाने के लिए इस फिल्म में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 1999 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ की कारगिल वॉर चल रही है। हम देखते हैं कि आर्मी की एक बटालियन पे हमला होता है और उनका एक सिपाही घायल हो जाता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उन्हें इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगनी पड़ती है ताकि उसे ले जाया जा सके, क्योंकि सबके सब ऑफिसर्स अभी सॉटी पे हैं और कोई भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि फ्लाइट कमांडर गुंजन सक्सेना को बुलाते हैं। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है साल 1984 पे, 15 साल पहले, जब गुंजन सक्सेना अपने परिवार के साथ इंडियन एयरवेज में ट्रैवल कर रही थी। हम देखते हैं कि गुंजन को प्लेन से एक अलग ही तरह का प्यार है। वो बाहर देखने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका भाई अंशुमन उसे ऐसा करने से डांट देता है। साथ ही खड़ी एक एयर होस्टेस ये सब देख रही थी और वो गुंजन को अपने पास बुलाती है। वो गुंजन को अपने साथ ले जाती है और उसे पायलट के कैबिन में छोड़ देती है। वहाँ गुंजन पायलट्स को प्लेन उड़ाते हुए देखती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखती है और अब वो जानती है कि उसे जिंदगी में आगे क्या करना है। तो अब गुंजन जब घर जाती है तो वो ये ऐलान कर देती है कि उसे एक पायलट बनना है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये साल 1984 है, तो अभी इंडिया इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। विमेन एज पायलट्स वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा टैबू है। इसलिए हम देखते हैं कि गुंजन की माँ कीर्ति सक्सेना और उसका भाई अंशुमन सक्सेना उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन गुंजन के पिता कर्नल अनूप सक्सेना कहते हैं कि वो इस सपने में उसके पूरी तरह से साथ हैं। साथ ही अब हम देखते हैं कि गुंजन के पिता ना केवल उसके इस सपने को सपोर्ट करते हैं, बल्कि उसे इस सपने के लिए तैयार भी करना शुरू करते हैं। अब गुंजन की 10वीं क्लास का रिजल्ट आता है और वो 94% अचीव करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी सक्सेस के चलते हम देखते हैं कि गुंजन के घर वाले उसके लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि वो आगे पढ़े, लेकिन गुंजन चाहती है कि उसे पायलट ही बनना है। वो पार्टी में थोड़ा सा तमाशा कर देती है और अपने पिता से कहती है कि उसे पायलट बनना है। सबको लगता है कि उसके पिता इस बात के लिए मना कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पिता उसके सपने के लिए हामी भर देते हैं। गुंजन के पास दिल्ली फ्लाइंग एकेडमी का एक ब्रोशर पड़ा था जिस पर की एलिजिबिलिटी 10th लिखा था। तो गुंजन दिल्ली जाती है और फ्लाइंग एकेडमी के लिए ट्राई करती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि क्राइटेरिया चेंज होकर 12th हो गया है। तो जब वो 2 साल बाद दोबारा ट्राई करती है तो उसे पता चलता है कि इस बार क्राइटेरिया चेंज होकर ग्रेजुएशन हो गया है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि गुंजन की लगन में 1% भी कमी नहीं आती। वो अपने सपने को भूलती नहीं, बल्कि उसके लिए और ज्यादा मेहनत करने लगती है। 3 साल बाद जब वो दोबारा से अप्लाई करती है तो उसे पता चलता है कि अब फीस 5 लाख से बदलकर 10 लाख रुपए हो चुकी है और ये ऐसा अमाउंट है जो उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। गुंजन अब बहुत ज्यादा दुखी रहने लगती है और वो सोचती है कि उसका ये सपना अब सपना ही बनकर रह जाएगा। कि तभी गुंजन के पिता उसे बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपनी फर्स्ट फीमेल बैच को हायर कर रही है। तो क्योंकि गुंजन का सपना सिर्फ प्लेन उड़ाना है और ये तो वो आर्मी में जाकर भी कर सकती है, गुंजन इस बात को लेकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो उसी दिन उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देती है। गुंजन और उसके पिता काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गुंजन का भाई और उसकी माँ उसके इस फैसले से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। गुंजन का भाई अब आकर उसके पिता से बात करता है। वो अपने पिता से कहता है कि आप भी तो आर्मी में रह चुके हैं और आप जानते हैं कि आर्मी लड़कियों के लिए नरक से कम नहीं है, तो फिर आप क्यों गुंजन को ऐसी एक दुनिया में घसीटना चाहते हैं जहां वो खुश नहीं रहेगी। अंशुमन अपने पिता से कहता है कि बचपन से अब तक उन्होंने गुंजन से हर वो काम करवाया है जो पारंपरिक लड़कियां नहीं करती। जैसे कि बचपन में जब उसे क्रिकेट खेलने जाना होता था तो गुंजन इकलौती बहन थी जो क्रिकेट खेलने जाती थी। साथ ही अगर उसे नाइट शोज में कोई मूवी देखनी हो तब भी उसके पिता उसे नहीं रोकते थे। इस पर हम देखते हैं कि गुंजन के पिता कुछ भी नहीं कहते और वो खामोशी साध लेते हैं। और फिर वो दिन आता है जब गुंजन का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि गुंजन हर एक पैरामीटर पे खरी उतरती है, लेकिन गुंजन एक ही पैरामीटर पे रिजेक्ट होती है, जो कि था वेट और उसकी 1 सेंटीमीटर की कम हाइट। दोनों ही ऐसी चीजें थी जिनमें वो 1 महीने में कोई भी बदलाव नहीं ला सकती थी। गुंजन घर जाकर अपने कमरे में कैद हो जाती है और चुपचाप गुमसुम बैठ जाती है।
फिर अचानक से हम देखते हैं कि गुंजन के पिता उसके पास आते हैं और वो उसे एक मैगजीन का आर्टिकल दिखाते हैं। यह आर्टिकल फिल्म एक्ट्रेस रेखा पर था, जहां पर कि लिखा था कि उन्होंने एक ही महीने में अपना वजन घटाया और अपना मनचाहा रोल पा लिया था। गुंजन के पिता उसे ये समझाते हैं कि अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो वो हासिल नहीं कर सकते। गुंजन को वैसे तो इस बात पे भरोसा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी अपने पिता से कहती है कि वेट तो वो फिर भी घटा लेगी, लेकिन 1 सेंटीमीटर हाइट कैसे बढ़ाएगी। तो इस पर उसके पिता कहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर काम कर सकते हैं जो कि हमारे बस में है, और बाकी की चीजों को हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गुंजन और उसके पिता दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। गुंजन अपनी डाइट कंट्रोल करती है, एक्सरसाइज करती है, रनिंग करती है ताकि उसका वेट कम हो सके। एंड टू आवर सरप्राइज हम देखते हैं कि गुंजन अपना वेट कम कर लेती है और वो वापस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाती है। जिस ऑफिसर ने उसे पहले एग्जामिन किया था वो उससे बात करते हैं और उससे कहते हैं कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि तुमने वेट कम कर लिया, लेकिन फिर भी 1 सेंटीमीटर हाइट तुम कैसे बढ़ाओगी। इस पर हम देखते हैं कि गुंजन कहती है कि उसे प्लेन उड़ाना है तो 1 सेंटीमीटर हाइट से क्या फर्क पड़ता है। वो ऑफिसर उसे एक चेयर पे बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा पायलट बनने के लिए आपके हाथों और पैरों की रीच अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ऑफिसर ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं कि गुंजन की हाइट भले ही 1 सेंटीमीटर कम थी, लेकिन उसके हाथों और पैरों की रीच जरूरत से कहीं ज्यादा थी। गुंजन एक उदास सा चेहरा बनाकर अपने पिता के पास आती है और उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑफिसर आकर उसके पिता को ये बात कहते हैं कि आपकी बेटी को भगवान ने ही उड़ने के लिए बनाया है, तो हम कैसे उसे उड़ने से रोक सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि गुंजन का सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए एकेडमी चली जाती है। गुंजन अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट करती है और अब हम देखते हैं कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। टू आवर सरप्राइज वो दिन भी आ जाता है जब उसकी माँ को भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भाई अभी भी उसके लिए परेशान है। पोस्टिंग पर जाने से पहले हम देखते हैं कि गुंजन का भाई उससे बात करता है। वो उसके बैच की फोटो उठाता है और वो गुंजन से पूछता है कि तुम्हें इस फोटो में क्या दिख रहा है, जिस पर गुंजन कहती है कि ये कैसा सवाल है, इस फोटो में 11 एयर ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं। इस बात पर उसका भाई कहता है कि ये 11 ऑफिसर्स नहीं है, इस फोटो में सिर्फ 10 ऑफिसर्स और एक लड़की है। भले ही तुम्हें ये फर्क अभी समझ ना आ रहा हो, लेकिन जैसे ही तुम एयरफोर्स स्टेशन जाओगी तुम्हें ये फर्क समझ आने लगेगा। वो गुंजन से कहता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है, वो बस उसे प्यार करता है, इसलिए उसकी फिक्र करता है। वो अपने भाई की एक नहीं सुनती और हम देखते हैं कि गुंजन की पोस्टिंग उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन में हो जाती है। गुंजन के आने की खबर सुनते ही हम देखते हैं कि उस एयरफोर्स स्टेशन में बवाल मच जाता है। सबके सब लोगों को इस बात की सूचना दी जाती है कि इस स्टेशन पर अब बहुत से बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई इकलौती फीमेल ऑफिसर यहाँ आएगी। कोई भी आधी रात तक दारू नहीं पी सकता, कोई बार में हंगामा नहीं मचा सकता, दीवारों पर अश्लील पोस्टर नहीं हो सकते और कोई भी वल्गर जोक्स तो बिल्कुल क्रैक नहीं करेगा। हम देखते हैं कि जैसे ही गुंजन की एंट्री होती है सबके सब ऑफिसर्स उसे ऐसे घूरना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कि गुंजन काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। साथ ही एक बहुत ही अजीब चीज थी कि उस स्टेशन पर कोई भी फीमेल वॉशरूम नहीं था, और जब गुंजन एक इमरजेंसी की सिचुएशन में मेल वॉशरूम में चली जाती है तो इसके लिए उसे वार्निंग दी जाती है। गुंजन जैसे ही स्टेशन आती है उसे कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा द्वारा ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आज उसकी पहली सॉटी है और उसके लिए उसे तैयार होकर टाइम पर आना होगा। लेकिन गुंजन को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि लॉकर एरिया में फीमेल्स के लिए कोई भी चेंजिंग रूम नहीं था। बहुत देर तक गुंजन इधर उधर चेंज करने के लिए जगह ढूंढती रहती है, लेकिन भागकर फिर उसे अपने रूम जाना पड़ता है। रूम इतना ज्यादा दूर था कि वापस आते आते उसकी सॉटी मिस हो जाती है, और ये 1-2 दिन नहीं बल्कि काफी दिनों तक चलता है और उसकी सॉटीज मिस होती रहती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन गुंजन गुस्से में आ जाती है और वो लॉकर एरिया की सारी अलमारियों को इकट्ठा करके अपने लिए एक अलग से चेंजिंग एरिया बनाती है। अब गुंजन को चेंज करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक एक करके हम देखते हैं कि सबके सब ऑफिसर्स गुंजन के साथ अपनी सॉटी कैंसिल करने लगते हैं। फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह गुंजन को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, इसीलिए कोई भी ऑफिसर जब उनके पास आता और उनसे कहता कि उनकी गुंजन के साथ सॉटी कैंसिल कर दी जाए तो वो कर देते थे। उनके ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि गुंजन अपने पूरे बैच में बॉटम में परफॉर्म करती है। कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा को जब इस बात का पता चलता है कि गुंजन ने बॉटम परफॉर्म किया है तो वो कहते हैं कि उसे या तो यहाँ रहना होगा या यहाँ से चले जाना होगा। ऑफिसर सिन्हा कहते हैं कि आज गुंजन उनके साथ सॉटी पे जाएगी और उसके काम में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई तो वो उसे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन जब वो गुंजन को काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि गुंजन के काम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो गुंजन से बॉटम में आने का रीजन पूछते हैं और
गुंजन उन्हें सब बता देती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर सिन्हा गुंजन को काफी ज्यादा सपोर्ट करने लगते हैं। वो हर रोज गुंजन को अपने ही साथ सॉटी पे ले जाते हैं और उसे सब सिखाते भी हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम देखते हैं कि गुंजन अपने बैच में नंबर 1 आती है और सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। गुंजन जब टीम में नंबर 1 आती है तो उनका ब्रीफिंग सेशन भी अरेंज किया जाता है, जहां उन्हें पूरी टीम को ब्रीफ करना था। अभी उन्होंने अपनी ब्रीफिंग स्टार्ट ही की थी कि तभी हम देखते हैं कि दिलीप सिंह उनकी जगह किसी मेल मेंबर को वहां बुला लेते हैं। गुंजन को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है और वो फ्लाइट कमांडर से इस चीज का रीजन पूछती है। फ्लाइट कमांडर इस बात का जवाब देने की बजाय उन्हें एक मेल कलीग के साथ पंजा लड़ाने के लिए कहते हैं। गुंजन बार बार हारती जाती है और वो उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि गुंजन कितनी कमजोर है। इसके बाद फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह गुंजन से ये कहते हैं कि इस स्टेशन पर कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है और तुम ये बात मानो या ना मानो, तुम किसी से बेहतर नहीं हो और तुम कमजोर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गुंजन वहाँ से रोते हुए चली जाती है और वो काफी ज्यादा टूट चुकी होती है। आधी रात को पब में दोबारा हू हल्ला शुरू होता है और गुंजन फिर से सो नहीं पाती। इस बार गुंजन चुप नहीं रहती और आकर उनका म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर देती है। जब फ्लाइट कमांडर उससे इस बात का रीजन पूछते हैं तो उन्हें बताती है कि आखिर उन्हें उनसे क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों गुंजन को इस तरह से परेशान करते रहते हैं। जिस पर फ्लाइट कमांडर ये कहते हैं कि गुंजन को उनसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। गुंजन फिर भी बोलना बंद नहीं करती और उन्हें कहती है कि आप बस डरते हैं कि कहीं ये मैडम एक दिन सर ना बन जाए और हमें इसे सैल्यूट ना करना पड़े। साथ ही वो उन लोगों से ये कहती है कि गुंजन को इज्जत देने से उनकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। और ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि गुंजन लीव की एप्लीकेशन डालती है और आधी रात को ही वहाँ से घर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुंजन काफी ज्यादा सदमे में रहती है और वो सारा का सारा दिन अपने घर पर या अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती है। एक दिन गुंजन की माँ उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसकी सहेली की शादी है, इसलिए उसे उनके साथ चलना चाहिए ताकि उसका भी मूड बदल जाए। जब वो अपनी सहेली के पास जाती है और उसके साथ वक्त बिताती है तो उसे अच्छा लगता है। जब गुंजन शादी से वापस आती है तो उसे एयरफोर्स से एक लेटर मिलता है जिस पर यह लिखा था कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसकी लीव्स कैंसिल कर दी गई हैं और उसे वापस ज्वाइन करना है। गुंजन के पिता उससे इस बारे में बात करने ही वाले होते हैं कि गुंजन कहती है कि वो सोच रही है कि उसे एयरफोर्स छोड़ देनी है। साथ ही आज उसने ये देखा कि उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो भी ये सोच रही है कि शायद उसे शादी कर लेनी चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए। हम ये देखते हैं कि गुंजन की ये बात सुनते ही उसके पिता अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ ताकि तुम शादी के लिए तैयार हो सको। वो गुंजन से सब्जियों और मसालों के नाम पूछते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गुंजन को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। इस पर उसके पिता ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस तरह से कभी पाला ही नहीं कि तुम एक टिपिकल लड़की बन जाओ। मैंने तो हमेशा से इस बात की भी कोशिश की कि मैं तुम्हारी माँ को इस तरह से रख सकूं कि वो एक टिपिकल लड़की जैसे बिहेव ना करे, लेकिन वो इस सोसाइटी में इतना घुल चुकी थी कि वो कभी इसके बंधनों से बाहर आ ही नहीं पाई। लेकिन जब तुम एयरफोर्स अकेडमी गई तो मुझे लगा कि शायद तुम बाकी लोगों से अलग हो और मैं तुम्हें अलग बना सकता हूँ। गुंजन के पिता उससे कहते हैं कि ये समाज लड़कियों को डराने की और दबाने की कोशिश इसलिए करता है ताकि वो किसी दिन उनके बराबर ना आकर खड़ी हो जाए, लेकिन मैंने हमेशा से तुम्हें बराबर ही बनाने की कोशिश की है। गुंजन के पिता उससे कहते हैं कि कहीं ना कहीं आज मैं हार गया हूँ और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। गुंजन अपने पिता की बातों के बारे में सोचती रहती है और हम देखते हैं कि वो आधी रात को बैग पैक करके अपने स्टेशन वापस चली जाती है। जैसे ही गुंजन स्टेशन वापस पहुंचती है तो हम देखते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर सिन्हा उन्हें बताते हैं कि कारगिल वॉर शुरू हो चुकी है, इसलिए उनकी पोस्टिंग अब श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पे करी जाएगी। वहाँ गुंजन को अपना भाई भी मिलता है जो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन गुंजन उसकी एक नहीं सुनती। उसी वक्त वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि उसका भाई उसे बचा लेता है। गुंजन अपनी भाई की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी सॉटी पे चली जाती है। जब वो अपनी सॉटी पर दूसरे एक हेलीकॉप्टर के साथ होती है तो वो देखती है कि उसके हेलीकॉप्टर पे हमला हो चुका है। वो तो वहाँ से किसी तरह बचकर वापस आ जाती है, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर के लोगों को कैद कर लिया जाता है। अब टेलीविजन पर ये न्यूज जोरों से चल रही थी कि एयरफोर्स के 2 ऑफिसर्स को कैद कर लिया गया है। तो वहीं दूसरा हेलीकॉप्टर जिसे एक फीमेल पायलट चला रही थी वो बचकर वापस आ गया था। इस बात को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाता है और लोग गुंजन की सेफ्टी के बारे में बात करने लगते हैं। फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उन्हें लगता है कि गुंजन की बजाय अभी पूरा का पूरा ध्यान देश पर होना चाहिए, इसलिए वो गुंजन को इस मिशन से बाहर निकाल देते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल फिल्म की स्टार्टिंग का सीन था। जैसे कि हमने फिल्म की शुरुआत में बताया था कि एक बटालियन पर हमला कर दिया जाता है जहाँ की एक ऑफिसर जख्मी हो जाता है। गुंजन को वहाँ मदद के लिए बुलाया जाता है क्योंकि बाकी सारे के सारे ऑफिसर्स अपनी
सॉर्टी पर बिजी हैं। फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह ये प्लान बनाते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर्स वहां ले जाए जाएंगे, जिनमें से एक में गुंजन रहेगी और एक में वो लोग आर्मी तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उन्हें वहां मिलिटेंट्स दिखाई देते हैं। गुंजन वाला हेलीकॉप्टर तो बच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह उस हमले में जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। गुंजन को वापस बुला लिया जाता है और कंट्रोल रूम से बस एक ही आवाज आती है कि गुंजन तुमसे नहीं होगा, तुम वापस आ जाओ। ये बात सुनकर अब गुंजन को सारी आवाजें अपने कान में दोबारा सुनाई देने लगती हैं, जबकि उसे सबने ये कहा था कि तुमसे नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं गुंजन ये ठान लेती है कि इस मिशन को वो सक्सेसफुल करके रहेगी। वो अपने को पायलट को वेपन्स तैयार रखने के लिए कहती है और खुद वो हेलीकॉप्टर का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। हम देखते हैं कि गुंजन फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह के साथ साथ एक आर्मी ऑफिसर को भी बचाकर वहां से वापस ले आती है। फ्लाइट कमांडर जब जख्मी हालत में वहां पड़े होते हैं तो वो गुंजन को अपने पास बुलाते हैं। वो गुंजन से कहते हैं कि उन्हें उसके साथ पंजा लड़ाना है। गुंजन जब अपना हाथ उनके हाथ में देती है तो वो अपने आप को बार बार हराते हैं। कहीं ना कहीं अब हम ये कह सकते थे कि फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वो भी गुंजन की काबिलियत को मानने लगे थे। गुंजन जब वहां से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि सब के सब ऑफिसर्स उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। गुंजन का भाई भी उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि मैं गलत था, मैं भले ही तुम्हें मुश्किल में बचाने ना आ पाऊं, लेकिन तुम मुझे बचाने हमेशा आओगे और इस बात पर मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वॉर खत्म करने के बाद गुंजन ट्रेन से अपने घर जाती है। स्टेशन पर उसके पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो जाते ही उनके गले लग जाती है। वो उनके गले लगकर उनसे बस एक ही बात कहती है कि पापा मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। कहीं ना कहीं गाइस दिस मूवी टुक माय हार्ट अवे। और ये मैं बहुत कम मूवीज के बारे में कहती हूँ, लेकिन मैं इस फिल्म को बार बार देख सकती हूँ, 3 बार 4 बार 5 बार, और वो भी बिना बोर हुए। आई डोंट नो कि हमारी मेल ऑडियंस इससे कितना रिलेट कर सकती है, लेकिन फीमेल्स इससे काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पे हमने कुछ और सुना हो या ना सुना हो, लेकिन हमने एक बात जरूर सुनी है कि ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है। भले ही जब मैंने जिम ज्वाइन किया हो तब की बात हो, या मैंने गिटार सीखा हो, या मैं ट्रैक पे गई हूँ, या मैंने आउटडोर कैंप किया हो, या मैं ये कह रही हूँ कि मुझे वैन लाइफ चाहिए, हर बार एक बात कॉमन थी कि पूजा ये तुम्हारे लिए नहीं है। और इन सारी बातों के जवाब में मुझे बस एक बात सुनने में आई कि ये दुनिया सेफ नहीं है। तो मैं बस एक सवाल करना चाहती हूँ, क्यों सेफ नहीं है और किसकी वजह से सेफ नहीं है? थैंक यू सो वेरी मच गाइज। और मैं इस मूवी को अपनी तरफ से थम्स अप दूंगी और कहूंगी कि ये मूवी मस्ट वॉच है। अगर आप एक फीमेल हो और कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो तो प्लीज गो एंड वॉच इट। आपको समझ में आएगा कि संघर्ष हर इंसान की लाइफ में होता है, आपको कैसे टैकल करना है वो आपके ऊपर है। थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर अगर आप ऐसी ही कोई फीमेल ओरिएंटेड मूवी जानते हो। थैंक यू।